हेलो एवरीवन। राजस्थान बोर्ड के सेंटर जो बिल है उसके पेमेंट के एंट्री के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाके BSER सर्च करेंगे। वहाँ से जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट पर जाएंगे। इस साइट पर राइट साइड में हमको अकाउंट सेक्शन दिखेगा। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेंटर बिल एंट्री 2023। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेंटर कोड डालेंगे, जो भी हमारा सेंटर कोड है। इसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपके प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर होंगे। अगर प्रिंसिपल का हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है तो पिछले वाले प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर होंगे। इसके साथ ही सेंटर कोड वही होगा जो हमारे बोर्ड के सेंटर कोड होंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं कि एक जो प्रपत्र 6 है वो सबसे पहले खुलेगा, उसको हमें सबसे पहले भर के और सेव करना है। तो ऑब्जेक्शन एंट्री का भी इन्होंने दे रखा है, लेकिन ऑब्जेक्शन अगर बिल पर आता है तब करना होता है। हम शुरुआत में कर रहे हैं, अभी तो बिल भर ही रहे हैं। तो हम जाएंगे बिल फाइलिंग। बिल फाइलिंग में जाने के बाद ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। इसमें ऊपर साफ साफ लिखा है रीड बिफोर फिलिंग। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये भरना होगा कि जो भी एग्ज़ाम हमारे सेंटर पर हुए हैं उनमें डेली कितने रूम काम में लिए गए और प्रत्येक रूम की कैपेसिटी कितनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारे सेंटर पे जो परीक्षा हुई थी, जैसे मान लो 16 तारीख को हमारे सेंटर पर पहली परीक्षा थी, तो यहाँ एग्ज़ाम डेट में जाएंगे। एग्ज़ाम डेट में जाके अगर 16 मार्च को हमारी पहली परीक्षा थी तो मार्च में जाएंगे और 16 मार्च सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ आएंगे स्टूडेंट रेंज में। स्टूडेंट रेंज में क्या करेंगे, यहाँ हमें डालने हैं कमरे की कैपेसिटी। अब इसमें दो तरीके की सिचुएशन होगी। एक तो ये हो सकता है सामान्यतः जैसे 24 स्टूडेंट संख्या के ही कमरे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कई स्कूलों में बड़े हॉल होते हैं जिनकी कैपेसिटी 50 या 75 या 100 तक हो सकती है। तो अगर एक ही जैसे कमरे हैं तो ठीक है, डाल दिया कि 1 से 24 के हमारे पास 8 कमरे हैं। लेकिन अगर अलग अलग कमरे हैं, एक ही दिन में 50 संख्या वाले कुछ कमरे हम यूज़ कर रहे हैं और 24 स्टूडेंट कैपेसिटी या 25 स्टूडेंट कैपेसिटी वाले कमरे भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग सेव करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले दिन हमारे पास यहाँ 24 कैपेसिटी वाले 2 कमरे हमने काम में लिए। जो 24 वाले 2 कमरे हमने काम में लिए, तो यहाँ हमने स्टूडेंट सीटिंग रेंज भर दी 1 से 25, क्योंकि 24 स्टूडेंट है लगभग। नंबर ऑफ़ रूम्स यूज़्ड इसमें भर दिए हमने 2, मान लो 2 रूम हमने ऐसे काम में लिए। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ सेव पर। सेव पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे हमारे पास आ जाएगा कि 16 तारीख को 1 से 25 वाले हमने 2 रूम काम में लिए हैं। इसके ठीक बाद में मान लो हमने 2 हॉल भी काम में लिए हैं उस दिन, जिसके अंदर स्टूडेंट की कैपेसिटी 50 थी उसी दिन 16 को ही। तो हम क्या करेंगे, फिर 26 से 50 की रेंज में जाएंगे। नंबर ऑफ़ रूम हमने जैसे 2 हॉल काम में लिए तो यहाँ भी 2 डाल देंगे और फिर उसको वापस से सेव कर देंगे। तो वो सेव किया हुआ हमारे पास नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पहले ही सेव कर दिए थे। तो 16 मार्च को 1 से 24 स्टूडेंट के हमारे पास 2 रूम थे और 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाले भी 2 रूम थे। ऐसा हमें पर डे के लिए करना है। किसी दिन आपने सिर्फ एक ही रूम काम में लिया है 24 कैपेसिटी का तो एक ही डालो। किसी दिन आपने सिर्फ एक हॉल काम में लिया है 50 कैपेसिटी का तो वो हॉल ही डाल दो। ऐसे करके आपको फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की कैपेसिटी यहाँ डाल के एग्ज़ाम डेट डालनी है। उसके बाद स्टूडेंट सीटिंग रेंज डालनी है, ये रूम की कैपेसिटी है, और फिर उस कैपेसिटी के कितने कमरे आपने उस दिन काम में लिए वो डालने हैं और सेव करते जाने हैं। ऐसा करने पर हमारे सारे के सारे ऐसे एंट्री ये सेव हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये एंट्री पूरी करने के बाद में हमें जाना है नेक्स्ट क्रिएट फॉर्म 6। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास ऐसा फॉर्म 6 क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारी टोटल डिटेल आ जाएंगी। जैसे हमारे कौन से दिन यानी कौन सी डेट को किस कैपेसिटी के रूम यूज़ किए, कितने रूम यूज़ किए, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इन्विजिलेटर आ जाएंगे। जैसे इस कॉलम में दे रखे हैं, पहले दिन 6 हैं, दूसरे दिन 1 है, फिर 6 है, फिर 6 हैं, 7 ऐसे ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार से इन्विजिलेटर के बाद में आ गए टोटल सुपरवाइज़र। ये बोर्ड ऑटोमेटिक अपने रूल के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रहा है, तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये बोर्ड के नियम से एकदम ठीक है।
जैसे हमको पता होता है कि अगर हमने सिर्फ बड़े हॉल काम में लिए हैं 50-50 की कैपेसिटी के, तो उसमें दो दो इन्विजिलेटर लग जाते हैं, इसलिए उसमें सुपरवाइज़र होता ही नहीं है। अगर 24 कैपेसिटी के हमने रूम काम में लिए हैं और वो भी 2 से ऊपर, तो हमें सुपरवाइज़र मिलता है। 2 रूम होंगे तो 1 सुपरवाइज़र, 3 होंगे तो भी 1, 4 होंगे तो भी 1, 5 होंगे तो भी 1 और फिर 2 मिलते हैं। ये तो बोर्ड अपने आप कैलकुलेट करेगा टोटल सुपरवाइज़र, हमें इसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में टोटल रिज़र्व भी दे रखा है आगे। तो टोटल रिज़र्व वही होता है, रिज़र्व तो अपने जो परीक्षा प्रभारी होता है वो ऑटोमेटिक ही रिज़र्व होता है उस दिन। और किसी दिन 1 रूम होगा तो उसमें रिज़र्व की संख्या 0 आ जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे ये दे रखा है दूसरी एंट्री में, जैसे 17 मार्च को हमारे सेंटर पे कोई रिज़र्व नहीं है तो 0 रिज़र्व हो गए। इसके बाद में टोटल में ये ड्यूटीज़ दी हुई हैं आपके, जो इन्विजिलेटर, सुपरवाइज़र और टोटल रिज़र्व कितने लगे। इन सारी ड्यूटीज़ का सम हमें नीचे दे रखा है। ये देखो सम 93 है जैसे इसके अंदर। तो इस सम के हिसाब से ही बोर्ड है वो इसका पेमेंट कैलकुलेट करेगा। हमें क्या करना है, ये फॉर्म से 6 आ गया, अपनी ड्यूटी मैच कर लेनी है अपने बोर्ड वाले रजिस्टर से और फिर इसको प्रिंट दे देना है। प्रिंट दे दिया। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में सिग्नेचर एंड नेम ऑफ CS विद सील यहाँ दिया गया है, तो आपको साइन और सील दोनों लगाने हैं और नाम भी लिखना है किसका, CS का, केंद्राधीक्षक जो भी थे आपके बोर्ड में। फिर इसके बाद में हमें जाना है सीधा नेक्स्ट पेज पर यहाँ से। अब हमें बोर्ड के सारे भरे हुए प्रपत्र जो हमें बोर्ड की साइट से लिए हैं, उन सबको भर के उनके साथ में जो अभी हमने फॉर्म 6 निकाला है उसको भी लगाना है। उन सबको एक फाइल के अंदर स्कैन करना है, ऊपर ही ऊपर बोर्ड का फॉरवर्डिंग लेटर होगा। जो स्कैन की हुई हमारी फाइल है वो 20 MB से कम होनी चाहिए। लिमिट यहाँ दे रखी है, चाहे जितने भी पेज हों, तो नॉर्मली 20 MB से कम ही होती है, इतने पेज होते नहीं है ज़्यादातर। अब वो फाइल हमारे सिस्टम में जहाँ भी सेव है वहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक किया तो आपके पास फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे सेंटर बिल 2023 की मेरी फ़ाइल यहाँ पड़ी है, मैंने क्लिक किया और फाइल को यहाँ अपलोड कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो अपलोड का बटन दिया है वहाँ क्लिक करना है, तब जाके वो फाइल अपलोड होगी। जैसे हमने यहाँ फाइल अपलोड कर दिया तो अपलोड होते ही नीचे दिखा देगा अपलोड स्टेटस फाइल अपलोडेड। ये फाइल अपलोड करने के बाद हमें जाना है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपके ऊपर सेंटर कोड, विद्यार्थी संख्या, स्कूल का नाम, टोटल परीक्षा के दिन, इतना लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपको थाने से दूरी यहाँ पर भर देनी है। जैसे आपकी चाहे 20 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, जितनी भी है, 40 हो, जो भी है, वो थाने से दूरी यहाँ पर भर देंगे। थाने से दूरी भरने के बाद में संग्रहण केंद्र से दूरी, ये एक साइड की भरनी है, ध्यान रखना है। जैसे संग्रहण केंद्र आपसे 50 किलोमीटर दूर है तो सीधा 50 किलोमीटर भर देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 आ जाएगा। ठीक है, कर देना है आपको ऐसा। इसके बाद में स्कूल का IFSC कोड, IFSC कोड के बाद में अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर भरने के बाद में मोबाइल नंबर, जो भी संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर है वो भर देंगे यहाँ पे। मोबाइल नंबर भरने के बाद में यहाँ बैंक अकाउंट नेम और उसके बाद में ईमेल आईडी, जो आपके स्कूल की ईमेल आईडी है, ये सारी डिटेल आपको भर देनी है यहाँ पर। उसके बाद में केंद्राधीक्षक का नाम भर भी सकते हैं, वैसे आवश्यक नहीं है लेकिन भर देना चाहिए, अपने दिक्कत ही क्या है, ऑप्शन दे रखा है इसने। इसके बाद में केंद्राधीक्षक की जो रेट है वो 150 पर डे के हिसाब से है। तो 15 दिन एग्जाम में केंद्राधीक्षक हमेशा ही रहते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक पारिश्रमिक इनका कैलकुलेट किया हुआ आएगा। दूसरी बात, फिर अतिरिक्त केंद्राधीक्षक ACS जितने भी दिन रहे उसके हिसाब से उनकी ड्यूटी कैलकुलेट होगी 110 रुपये के हिसाब से, तो वो 1650 आएंगे। अगर एक से अधिक भी ACS रहे हैं ना तो आपको अलग से नहीं करना है, वो उन सब की ड्यूटी एक साथ ही आएगी, पेमेंट उनका अलग अलग आपके हिसाब से हो जाएगा जब उनका पेमेंट खाते में आएगा। फिर ACS का नाम, दूसरे वाले में ACS का नाम तब है जब एक से अधिक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, ये सिर्फ बहुत बड़े सेंटर के लिए होता है। जैसे हमारे वाले सेंटर में एक ही ACS है तो दूसरे में हमारे ऑटोमेटिक पारिश्रमिक 0 आ रहा है। इसके बाद में जो लिपिक वर्ग के जो कार्य दिवस हैं वो परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा से एक दिन बाद भी चलता है उनका। तो इस कारण
उनका लिपि के कार्य दिवस परीक्षा से 2 ज़्यादा आएँगे ऑटोमेटिक, और उनका पारिश्रमिक कैलकुलेट होके ही आएगा। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी परीक्षा से 2 दिन अधिक होता है, उनका भी कैलकुलेट होके ही आएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कर भी नहीं सकते वैसे। फिर कुल ड्यूटी जो हैं उसके नीचे पॉइंट 6 में कुल ड्यूटी जितनी भी लगी हैं वीक्षकों की, जो हमने अभी प्रपत्र 6 भरा था ना पीछे शुरुआत में, उसमें जैसे हमारी 93 ड्यूटी आई तो 90 रुपये पर डे के हिसाब से, पर ड्यूटी के हिसाब से कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे 8,370 यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में फील्ड सुपरवाइज़र। फील्ड सुपरवाइज़र ज़्यादातर सेंटरों पर नहीं होता है, कुछ बड़े अगर डीओ की अनुमति से फील्ड सुपरवाइज़र लगा हुआ है तो उसका पेमेंट आपको बोर्ड के नियमानुसार यहाँ पर भर देना है। उसकी ड्यूटी के दिन भरेंगे तो पारिश्रमिक यहाँ पर कैलकुलेट उसका हो जाएगा, नहीं तो आपको मैनुअली भर देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपने फील्ड सुपरवाइज़र का भरा है तो जो आपने स्कैन किए हैं ना सारे के सारे फॉर्म, जो पीडीएफ अपलोड किए 20 एमबी के अंडर वाली, उस पीडीएफ के अंदर डीओ का ऑर्डर और उसका प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी से करवा के लगाना पड़ेगा आपको। अन्य पारिश्रमिक यानी किसी कार्मिक ड्यूटी का इनके अलावा आपका कोई बनता है तो आप इसमें डाल सकते हो, और नहीं बनता है तो इसमें ऑटोमेटिक जीरो पड़ा ही है। वैसे ज़्यादातर सीएस, एसीएस और वीक्षक सारे ये काउंट कर देता है, तो अपने को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि लिपिक चतुर्थ श्रेणी इतने ही कर्मचारी होते हैं सामान्यतः किसी भी सेंटर पर। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ सेंटर पर वो अपने वीक्षक अपने हिसाब से लगा देते हैं या सुपरवाइज़र फालतू में एक्स्ट्रा लगा देते हैं। उनकी ड्यूटी का भुगतान कभी भी बोर्ड नहीं करता, बोर्ड अपने नियम के अनुसार ही करता है। और जो प्रपत्र 6 में जितनी ड्यूटियाँ आपकी बोर्ड के अनुसार बनी हैं, भले ही आपने 96 में लगा रखी हैं, तो उसमें 93 ड्यूटी अगर आपकी बनी है ना, तो 93 का ही पेमेंट आपको होगा। तो अन्य पारिश्रमिक बने तो लिखना है। फुटकर व्यय के अंदर अगर अपन देखेंगे तो अलमारी का व्यय सबसे पहले दिया गया है, ये 200 रुपये है और ये फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, चाहे आपने कितना भी खर्च किया हो तो 200 ही पड़े रहने देना इसको। फिर बस बस का वास्तविक किराया उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर पहुंचाने में, ये जो अपन दिल्ली परीक्षा होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं दे के आते हैं वो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा संग्रहण केंद्र की दूरी जो हमने भरी है ना ऊपर, जैसे इसमें 50 किलोमीटर भरी है वहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जो आप दूरी भरोगे उसके हिसाब से। फिर रिक्त उत्तर पुस्तिका केंद्र पर लाने का व्यय, जो खाली उत्तर पुस्तिकाएं अपन लेके आए थे बिल्टी छुड़वा के परीक्षा से पहले, बोर्ड परीक्षा की जो कॉपियाँ आती हैं उनकी जो वो बिल्टी वाला है उसको लगाना है उन फॉर्म के साथ में, और यहाँ उसको उसमें जो भी खर्चा लगा वो अपने को डाल देना है कितने पैसे लगे। फिर प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी के अंदर पर लाने का टीएडीए, इसमें केंद्र अधीक्षक का जो टीएडीए का बिल बना है वो वाली राशि एंटर करनी है। अनुचित साधनों संबंधी प्रलेखों की फोटोस्टेट पर व्यय, तो अनुचित साधन अगर आपके कोई नकल का प्रकरण वगैरह बना है उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन उस स्टूडेंट के रोल नंबर सहित वो सारी जो डिटेल है आपको उस पे सीएस से प्रमाणित करके उन बिलों के साथ में लगानी पड़ेगी। फिर प्रश्न पत्रों को थाने से लाने का व्यय, ये जो अपन पेपर डेली लेके आते हैं एग्ज़ाम वाले दिन सेंटर पे, उसका खर्चा है, और इसका भी बिल है वो सीएस यानी केंद्र अधीक्षक से प्रमाणित करके आपको बिलों के साथ लगाना है। उसमें गाड़ी नंबर वगैरह प्रॉपर लिखे होंगे कि इस गाड़ी संख्या इतना से और लाने का खर्चा इतना इतना हुआ और इनको भुगतान किया गया, जिसको भी भुगतान किया है उसका लगाना पड़ेगा उसके साथ में, और यहाँ उसका खर्चा डाल देना है, जैसे हमारे यहाँ 3,000 है। फिर फुटकर व्यय, फुटकर बैग में इसके अलावा जो भी आती है टाट पट्टी चपड़ी वगैरह वो अपन जानते ही हैं, उसका पूरा एक बिल बनता है, वो बिल भी लगेगा वहाँ साथ में जो हमने स्कैन करके अपलोड किया है, और यहाँ वो जितना बिल बन रहा है उसके हिसाब से एंट्री कर देनी है। अन्य व्यय, इन सब के अलावा अगर कोई ऐसा व्यय है जो छूट गया है यहाँ पर तो वो आप डाल सकते हो इसमें। फिर नेट पेमेंट, ये सब चीज़ें डालते ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा आपका। इसके बाद में वीक्षण बिल टोटल हो गया, फुटकर व्यय बिल हो गया, योग राशि आ गई। फिर घटाया बोर्ड जनरल, बोर्ड जनरल का शुल्क है वो 500 रुपये फिक्स है, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये डालना है, ये बोर्ड काट के भेजेगा आपको, तो आपको लिख ही देना है कि 500 रुपये है, ये फिक्स रहता है। इसके बाद में आपको योग राशि यहाँ नीचे ऑटोमेटिक दिखा देगा 500 डालते ही कि आपकी बिल की टोटल राशि कितनी बनी है। इसके बाद में आपको करना है चेक अपलोड, तो यहाँ चूज़ फाइल का ऑप्शन आना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके और जहाँ भी अपना चेक पड़ा है वो अपलोड कर देंगे। फिर
चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपन चेक यहाँ अपलोड कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि चेक जेपीजी में होना चाहिए, पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करनी है और 100 केबी से कम का ही होना चाहिए। इसके बाद में अपलोड कर दिया। अपलोड करते ही हम इसको कर देंगे सेव। नीचे सेव के बटन पर क्लिक करके सेव करते ही हमारे पास इसके प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमें इसका प्रिंट लेकर इसको केंद्र अधीक्षक से प्रमाणित करवाना है और वो जो हमने फाइल अपलोड की थी वो सारे ओरिजिनल कागज़ सहित अपने को बोर्ड को भेज देनी है। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।